आज हम कक्षा विज्ञान को शीट प्राप्त होने वाली थी, जो कि हमें 27 अगस्त को प्राप्त हुई है। उसे सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 5 प्रश्न हैं। आइए हम बारी बारी से सभी को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को उचित मात्रकों के परिवर्तन तक हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को आपको ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलना है, यानी किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। सेकंड तो ऑलरेडी सेकंड है। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में भी चेंज करना है, तो हम बारी बारी से पहले प्रश्न में चेंज करते हैं। पहले प्रश्न लिखा गया है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर किलोग्राम को अगर हम मीटर में ग्राम में चेंज करें तो 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। इसी प्रकार से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्योंकि मीटर की घात 2 दी हुई है तो सेंटीमीटर की घात भी हमने यहाँ पर 2 ले ली है। सेकंड को सेकंड में चेंज किया है। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 ग्राम, और इसी प्रकार से 100 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10 की घात 2 सेंटीमीटर, और इस पूरे की घात 2 है। घात के ऊपर जब घात होती है तो दोनों घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और आपके पास में आ जाएगा 10 की घात 3 ग्राम इंटू 10 की घात 4 सेंटीमीटर। बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी। सेकंड स्क्वायर अपनी जगह रहेगा एज इट इज। 10 की घात 3 और 10 की घात 4 इन दोनों का आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो आपके पास में आ जाएगा 10 की घात 7 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन इंटू सेकंड का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर यही हमें प्राप्त हो रहा है। 10 की घात 3 जो हमें प्राप्त हुआ था ग्राम में, और 10 की घात 2 जो मीटर में प्राप्त हुआ था स्क्वायर कर दिया है, तो 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया है। 10 की घात 3 और 10 की घात 4 इन दोनों का आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 10 की घात 7 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार से 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम चेंज करना चाहें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हमने यहाँ रख दिया है। 100 को 9.8 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये बड़ा ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आता है, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच समीकरण के सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर में एम की विमा, तो एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की जो विमा होती है वो एम ही होती है। इसी प्रकार से वेग v की विमा, तो वेग v की विमा L1 t-1 होती है। g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण भी एक प्रकार का त्वरण है जिसकी विमा L1 t-2 होती है, और h ऊंचाई है जिसकी विमा L1 होती है। इन सभी को हम यहाँ पर काम में लेंगे। सारी राशियां जो हैं वो आपको पीडीएफ में यहाँ सामने दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं m की विमा, g की विमा, v की विमा और h की विमा। अब अगर हम इसके बाएं पक्ष यानी लेफ्ट साइड की विमा निकालना चाहें, हाफ एम वी स्क्वायर की विमा निकालना चाहें, तो हम कहेंगे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर बराबर m की विमा m1, आप देख सकते हैं यहाँ पर एज इट इज लिखी गई है, और v की विमा L1 t-1 का स्क्वायर, और ये विमा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड लाइन इसी के साथ में लिखी गई। घात जो L1 t-1 दी हुई है उसके ऊपर एक और घात दी हुई है। जब घात के ऊपर घात दी हुई होती है तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है, यानी कि ये जो 2 है ये L की पावर 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 2 है वो t की पावर जो -1 दी हुई है उससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। m1 L की जगह L है, L की पावर 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। इसी प्रकार से t की पावर -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 आ गया। तो आपके पास में आ गया m1 L2 t-2, जो कि यहाँ आप इस सेकंड लाइन में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हाफ एम वी स्क्वायर की विमा निकाल सकते हैं। अगर मैं एम जी एच की विमा निकालना चाहूं तो एम जी एच की विमा निकालना चाहूं तो एम जी एच, एम की विमा M1 है, आप देख सकते हैं ये विमा यहाँ दी हुई है। इसी प्रकार से जी की विमा L1 t-2 है, ये विमा भी आप देख सकते हैं यहाँ दी गई है। इसी प्रकार से H की विमा हम देखें तो L1 है, ये विमा भी आप देख सकते हैं यहाँ दी हुई है। L1 और L की पावर 1 इन दोनों का आधार समान है, इसलिए इनकी घातें जोड़ करके
जुड़ जाएंगे तो 1 और 1 आपके पास हो जाएगा 2, बाकी सेम रहेगा, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। आप देख सकते हैं कि इस समीकरण के लेफ्ट साइड हाफ mv² की विमा और राइट साइड mgh की विमा समान आई है। जब किसी समीकरण के लेफ्ट और राइट साइड की विमाएं समान आती है तो समीकरण विमेय रूप से सत्य होती है। तो ये समीकरण विमेय रूप से सत्य है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये समीकरण विमेय रूप से सुसंगत है। तो अब अगर हम अगले प्रश्न पर चलें, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, विमेय विधि की सहायता से 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। ये विमेय विधि का एक उपयोग भी है। हम सब जानते हैं न्यूटन और डाइन दोनों ही बल के मात्रक है। न्यूटन बल का एमकेएस मात्रक है, डाइन इसका सीजीएस मात्रक है, यानी कि हमें एमकेएस को सीजीएस में बदलना है। बल की विमा हम सब जानते हैं m1 l1 t-2 होती है। हम सब जानते हैं कि किसी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जब मान लिखा जाता है तो उसकी कुछ शर्तें होती है, n1 u1 बराबर n2 u2। मान बदल सकता है, यानी n1 और n2 बदल सकते हैं, लेकिन मात्रक का प्रकार नहीं बदल सकता। इसका मतलब u1 और u2 मात्रक वही आएंगे जो बल के विमा में दिए गए, यानी कि इस मात्रक में द्रव्यमान, दूरी और समय तीनों होने चाहिए। तो द्रव्यमान भी होना चाहिए, दूरी भी होनी चाहिए और समय भी होना चाहिए। और दूसरी और जो हमने n2 लिया है वो उसके साथ में भी द्रव्यमान भी होना चाहिए, दूरी भी होनी चाहिए और समय भी होना चाहिए। तीसरी चीज, मात्रक की विमाएं नहीं बदलनी चाहिए। यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो दोनों और चाहिए। दूरी की विमा 1 है तो यहाँ पर भी दूरी की विमा 1 1 होनी चाहिए, और समय की विमा -2 है तो यहाँ भी -2 और -2 होनी चाहिए। तो द्रव्यमान बदलना चाहिए, सॉरी, विमाएं नहीं बदलती हैं और मात्रकों की प्रकृति नहीं बदलती है। ये है कि अगर एक और बल का मात्रक लिया गया है तो लेकिन इनके नाम परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे एक तरफ न्यूटन है तो दूसरी तरफ डाइन है, इसलिए हमने एक तरफ m1 t1 लिया है, दूसरी तरफ m2 l2 t2 लिया है। तो इस प्रकार से अगर मुझे n1 का मान दिया हुआ है और n2 का मान निकालना है तो n2 को एक तरफ रखें, बाकी सब दूसरी तरफ ले आए, और अगर n1 का मान निकालना हो तो n1 को एक तरफ रखें और बाकी सबको दूसरी तरफ ले आए। अब ये आपको चयन करना है कि आप n1 वाले सिरे को mks मानेंगे या cgs मानेंगे, और दूसरे सिरे को mks मानेंगे या cgs मानेंगे। तो एक को ज्ञात और दूसरे को अज्ञात। हम यहाँ पर n1 u1 वाला जो सिरा है उसे ज्ञात यानी mks मान लेते हैं, n2 u2 को अज्ञात। तो n1 का जो मान है वो 1 है, हमें दिया हुआ है प्रश्न में 1 न्यूटन, और मात्रक, ये जो विमा है ये इसका मात्रक ही है। एक तरीके से विमा भी इसके एक प्रकार से मात्रक की तरह ही व्यवहार कर रहा है। तो इसका मात्रक हो गया m1 l1 t1 एक मात्रक पद्धति में, और दूसरी में हो गया m2 l2 t2 ये t2। लेकिन की विमाएं दोनों तरफ सेम रहेंगी, नाम अलग अलग हो सकते हैं, 1 1 1 2 2 2 हो सकते हैं नाम, लेकिन जो जो विमाएं हैं वो सेम रहेंगी। तो द्रव्यमान की विमा, जो बल की विमा है, बल में जो द्रव्यमान की विमा है वही दोनों और द्रव्यमान की विमा रहेगी। तो द्रव्यमान की विमा बल में 1 है, तो लेफ्ट साइड में भी जो विमा है, विमा यानी कि घात, ये 1 ही रहेगी। इसी प्रकार से यहाँ दूरी की घात 1 है तो यहाँ पर भी दोनों और दूरी की घात 1 1 रहेगी, और समय की घात -2 है तो दोनों और समय की घात -2 रहेगी। यानी विमा नहीं बदलेगी। हम ये कह सकते हैं कि जो विमेय प्रतीक है, विमेय सूत्र है, इनके घातें नहीं बदलेंगे, इसलिए दोनों और घातें हमने बराबर ली है। अब अज्ञात राशि हमारे पास में n2 है, n2 हमें ज्ञात करना है तो बाकी सबको एक तरफ ले आओ। तो आप देख सकते हैं 1 तो ऑलरेडी लेफ्ट में है, m1 की पावर 1 भी लेफ्ट में था, m2 की पावर 1 नीचे आ गया है, l1 की पावर 1 लेफ्ट में ऑलरेडी है, l2 की पावर 1 नीचे आ गया है। इसी प्रकार से t1 की पावर -2 ऑलरेडी था, t2 की पावर -2 नीचे आ गया है। जिनकी जो एक जैसे हैं उनकी अगर घातें समान है तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे देख सकते हैं m1 और m2 दोनों द्रव्यमान के विमेय संकेत है और दोनों की घात 1 1 है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हो। ऐसे l की प्रकार से t की घात के पास में आ जाएगा m1 अपॉन m2 की पावर 1, l1 अपॉन l2 की पावर 1 और t1 अपॉन t2 की पावर -2। ये जो घात 1 1 -2 आया है ये हमारे पास में विमा से आया है। आप देख सकते हैं विमा में भी द्रव्यमान की घात 1, द्रव्यमान की घात 1, दूरी की घात 1 और समय की घात
2 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास में वही आ रहा है। अब हमने देखा था कि जो 1 वाली साइड है N1 U1 उसे हमने MKS माना था, तो जहां पर M1 L1 T1 रखा हुआ है वहां पर हम MKS पद्धति में मान रखेंगे और M2 L2 T2 की जगह CGS पद्धति में। तो M1 की जगह MKS पद्धति में द्रव्यमान 1 किलोग्राम, जबकि M2 की जगह CGS पद्धति में 1 ग्राम। इसी प्रकार से L1 की जगह L1 की जगह MKS पद्धति में दूरी 1 मीटर और CGS पद्धति में L2 की जगह दूरी 1 सेंटीमीटर। और T1 और T2 दोनों MKS और CGS पद्धति दोनों में ही समय सेकंड में होता है, तो दोनों तरफ सेकंड सेकंड आया है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड से सेकंड तो कट जाएगा, ये सेकंड से सेकंड कट गया है। अब जो किलोग्राम है या तो उसे ग्राम में चेंज कर दें या ग्राम को किलोग्राम में, और इसी प्रकार से मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दें। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना इजी रहता है, इसलिए हम 1 किलोग्राम की जगह लिख सकते हैं 1000 ग्राम और 1 मीटर की जगह लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो ग्राम से ग्राम कट गया है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो आपके पास में क्या रह गया है N2 1 तो एज इट इज रह गया है। 1000 बटा 1 यानी 10 की घात 3 आप लिख सकते हो, और 100 बटा 1 यानी 10 की घात 2 आप लिख सकते हो। और ये 1 की पावर -2, 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है। तो आपके पास में आ गया है 1 × 10⁻³ × 10⁻² × 1, ये आपके पास में आ गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 10 की घात 2 की घात 1 के घात के ऊपर घात हो तो दोनों घातें गुणा होती है, 2 × 1 2 ही आएगा, 3 × 1 3 ही आएगा। 10 की घात 3 और 10 की घात 2 इन दोनों में आधार 10 समान है, अतः घातें जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5 हो जाएगी, तो आपके पास में आ जाएगा 10 की घात 5, 1 × 10 की घात 5। तो ये N2 का मान है, लेकिन इस मात्रक पद्धति में हम देख रहे हैं कि मात्रक हमें खुद से याद रखना पड़ेगा, मात्रक हमारे पास में नहीं आया है, यानी हम कह सकते हैं कि इस मात्रक पर ज्ञात किया जा सकता है। अतः आंकिक मान हो गया 1 न्यूटन बराबर। अब अगर मैं अगले प्रश्न पर प्रश्न तो प्रश्न संख्या 4 है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T, लोलक की लंबाई L एवं पर निर्भर करता है। जो आवर्तकाल T है वो लोलक की लंबाई L पर और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि किस तरीके से निर्भर करता है, इसलिए कुछ एजम्पशंस हमें यहाँ पर लेने पड़ेंगे। विमीय विश्लेषण विधि से इनके मध्य हमें संबंध स्थापित करना है, तो हमने मान लिया है जैसा कि हमें दिया हुआ है कि आवर्तकाल जो T है वो लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है हमें नहीं पता था, तो हमने एजम्पशन ले लिया कि इसकी घात A है। इसी प्रकार से आवर्तकाल T जो है वो गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, यहाँ पर भी हमने है, क्योंकि हमें ये नहीं पता, ये नहीं दिया गया कि कितनी पावर पर डिपेंड करता है, इसलिए हमने मान लिया है कि T इज प्रोपोर्शनल टू L की पावर A और T इज प्रोपोर्शनल टू G की पावर B। अगर इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू L की पावर A G की पावर B। ये दोनों समीकरणों को एक साथ लिखने का तरीका है जिसमें एक जैसी जो लेफ्ट में राशि है उसको एक बार लिखा जाता है और बाकी राशियों को गुणा करके इस प्रोपोर्शनिटी को चिन्ह को हटाने के लिए एक स्थिरांक काम में लिया जाता है, तो वो स्थिरांक मैं यहाँ K के रूप में काम में ले रहा हूँ। K यहाँ पर अनुक्रमानुपातिक स्थिरांक है, L की पावर A G की पावर B। अब अगर ये समीकरण सही है तो दोनों ओर की विमाएं भी बराबर होंगी। ये विमीय विश्लेषण विधि का नियम है कि यदि कोई समीकरण सही हो तो उसके दोनों ओर की विमाएं बराबर होती है, तो हम T की L की G की विमाएं रख लेते हैं और चेक करेंगे कि ये विमाएं बराबर आने अगर होती तो A और B का मान हमारे पास में क्या आता, क्योंकि A और B ही यहाँ पर अज्ञात राशि है। तो विमाएं हम देखें, T की विमा आवर्तकाल है, आवर्तकाल की विमा M0 L0 T1 होती है, M0 L0 T1 जिसे ओनली T1 भी लिख सकते हैं। लंबाई की विमा M0 भी लिख सकते हैं और गुरुत्वीय त्वरण की विमा M0 L1 T-2 होती है जिसे L1 T-2 भी लिख सकते हैं। ये विमाएं अगर हम समीकरण संख्या 3 इस समीकरण में लिख दें तो आप देखेंगे कि T की विमा M0 L0 T1 है। बाकी राइट साइड में चूंकि एक से अधिक राशियां हैं इसलिए वो विमीय संकेत जिनकी घात 0 है वो लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे L की विमा में M की घात 0 है, T की घात 0 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ही आप L1 लिख सकते हो। L की यहाँ पर K एक स्थिरांक है, स्थिरांक की कोई विमा नहीं होती तो K की हमने विमा नहीं ली है। L की विमा L1 है और इस पूरे की पावर A है, तो यहाँ पर भी हमने पावर A लगा दी है। इसी प्रकार से एक प्रकार का त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसकी विमा L1 T-2 होती है
और जी की पावर बी है तो हमने यहाँ होल पावर भी बी लगा दी है। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि घात के ऊपर घात हो तो दोनों घातें गुणा हो, 1 की पावर ए, यहाँ पर पावर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इंटू ए, यानी कि एल की पावर ए। तो अगले पद में आप देख सकते हैं एल की पावर ए हमारे पास में आ रहा है। इसी प्रकार से अगले कोष्टक में देखें, एल की पावर 1 को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एल की पावर बी हो जाएगा, और एल की पावर -2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b पावर आपके पास में टी की आ जाएगी, टी की पावर -2b आ जाएगा। अब यहाँ अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो एल की पावर ए और एल की पावर बी, इन दोनों में आधार एल समान है, अतः इनकी घातें जुड़ जाएंगी और आपके पास में हो जाएगा एल की पावर, ये एल की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर -2b था, पावर ए और बी ये दोनों जुड़ गए, आधार समान, ए प्लस बी आ गया, टी की पावर -2b, ये हमारे पास में लेफ्ट में आ गया। और राइट में आपके पास में ऑलरेडी था m0 l0 t1। अगर ये समीकरण सही है तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों की विमाएं बराबर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर l की जो घात है वही लेफ्ट में भी l की घात होनी चाहिए, यानी आपके पास में हो जाएगा l a प्लस बी बराबर, ये a प्लस बी है तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। यहाँ पर -2b है और यहाँ पर 1 है तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। a प्लस बी बराबर 0 और -2b बराबर 0, -2b बराबर 0 से हम निकाल सकते हैं b बराबर माइनस का हाफ, ये 1/2, सॉरी ये माइनस का 2 नीचे चला जाएगा तो 1/2 आ जाएगा माइनस का, आपके पास का मान है आपके पास में हाफ, a प्लस बी वाली समीकरण में अगर हम रख दें प्लस बी वाली समीकरण में a की ए है और b की इस तरफ 0 है, माइनस के 1/2 को दूसरी तरफ ले जाओ तो हो जाएगा a बराबर 1/2, तो a का मान 1/2 आ गया है और b का मान माइनस का 1/2 आ गया है। ये हमने आगे भी निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि जब हम इनके पावर्स की तुलना करेंगे, जो इनकी विमाएं हैं उन विमाओं की तुलना करेंगे तो इधर m की पावर 0 है, इधर लेफ्ट में m की पावर 0 है, राइट में m का कोई पद नहीं है, इसलिए तुलना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेफ्ट में l की पावर 0 है, राइट में l की पावर a प्लस बी है, इसका मतलब a प्लस बी बराबर चाहिए। इसी प्रकार से लेफ्ट में t की पावर 1 है, भी है, यानी कि -2b का मान 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ इसका हाफ, इसको हम समीकरण 4 में अगर रख देंगे तो आपके प्लस माइनस हाफ को दूसरी तरफ ले जाओगे तो a बराबर हाफ, तो a और b दोनों के मान जो समीकरण आए हैं हमारे पास में समीकरण तीन में रखेंगे, क्या t बराबर k l a g b, ये इस प्रकार t बराबर k l g की पावर b। अब यहाँ पर a हाफ और g की b की जगह रख दिया है -हाफ, g की पावर -हाफ को नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, तो g की पावर प्लस हाफ हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं l और g दोनों की पावर हाफ है, दोनों की पावर सेम है तो इसको कॉमन लिया जा सकता है, यानी हम लिख सकते हैं k इंटू एल अपॉन जी की पावर हाफ। किसी भी राशि की पावर हाफ का मतलब उसका अंडर रूट होता है, k इंटू एल अपॉन जी का अंडर रूट। हम ये समीकरण स्थापित कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न है इस वर्कशीट का, तो जो लास्ट प्रश्न है इस वर्कशीट का वो ये कहता है कि विमा के 3 महत्वपूर्ण उपयोग हमें लिखने हैं और कोई 2 सीमा बंद है, तो महत्वपूर्ण उपयोग तो हमने तीनों देख ही लिए। पहला, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में आंकित करना है। दूसरा हमने देखा सूत्र की जांच करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने देखा था। और तीसरा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में देखा है, विभिन्न भौतिक राशियों में करना। सीमा बंधन की बात करें तो विमा भी भौतिक राशि की विमा से हम नहीं पता लगा सकते हैं कि वो राशि अदिश है या सदिश, सदिश से अदिश होने की जानकारी मिलती है। साथ ही आपने देखा कि इस समीकरण में के का, पिछले क्वेश्चन में इसके नहीं पता चला, या कांस्टेंट का या लघु गुणक का या त्रिघातांकी पद का या नहीं होता है, नहीं कर सकते हैं। से हम ये ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो विमा है उसके क्या सीमा बंधन है और क्या इसके उपयोग हैं। आपकी ये आज की जो वर्कशीट है, जो 26 अगस्त की वर्कशीट होनी चाहिए थी, जो 27 अगस्त को हमें प्राप्त हुई है, वो इस प्रकार से सॉल्व होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।